गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इसके रिवीजन की बात करते हैं। रिवीजन पार्ट 1। देखो, शुरुआत इसकी करते हैं मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स बहुत जगह बात आएगी। मैकेनिक्स, मैकेनिकल, ये सारी चीज़ें मैकेनिक्स से ही बनी हुई हैं। तो मैकेनिक्स का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी अंडर द रेस्ट एंड मोशन कंडीशन। फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं अंडर इट्स रेस्ट कंडीशन एंड अंडर इट्स मोशन कंडीशन, तो उसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स को कहा जाता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स आगे चल करके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो स्टैटिक्स, ये तो समझ में ही आ रहा है। स्टैटिक का मतलब स्टैटिक कंडीशन में, मतलब अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो तो उसके प्रॉपर्टीज की स्टडी करना या उसकी स्टडी करना, वो हो गया स्टैटिक्स। काइनेमेटिक्स, इसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं लेकिन विदाउट काज, किस रीजन से, किस फोर्स से वह मोशन प्रोड्यूस हुआ है उस पर हम नहीं जानते हैं। इसमें टाइम का मेजरमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये काइनेमेटिक्स हो गया। और लास्ट इसमें जो तीसरा बनता है वो है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब मोशन विथ काज। इसमें हमको ये भी देखना है कि जो मोशन प्रोड्यूस हुआ उसका क्या रीजन है। तो ये 3 आपके ब्रांचेज हो गए मैकेनिक्स के। अब बात आगे चलती है कि रेस्ट और मोशन क्या है। रेस्ट और मोशन जैसे आप लोग पहले भी पढ़े हुए हैं कि पहले तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रेस्ट कहना है तो वो रेस्ट क्यों है, अगर मोशन कहना है तो वो मोशन क्यों है। तो पहले तो समझो कोई भी मोशन एब्सोल्यूट होता ही नहीं है थ्रू आउट यूनिवर्स। आज तक कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई चीज नहीं मिली। सभी मोशन ऐसे हैं जो रिलेटिव है। जैसे आप देखें कि हमने यह पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है और वो चल रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। एब्सोल्यूट मोशन कहीं नहीं होता है। इस पॉइंट के, चूंकि ये पॉइंट अपनी जगह नहीं बदल रहा है, इस पॉइंट का अपना स्पेस, अपना पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसके रेस्पेक्ट में हम इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते जा रहे हैं, तो हम कहेंगे दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट। इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे। दूसरी बात कि ये रेफरेंस पॉइंट रेस्ट में है, तो ये बात हो गई कि हाँ ये रेफरेंस पॉइंट इस समय रेस्ट में है। लेकिन एक बात और भी है कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी कोई चीज नहीं। जैसे देखो, ये पॉइंट हम बनाए हैं कहाँ, अर्थ पर ही तो है, और अर्थ पर ही तो इसको बनाए, तो अर्थ इटसेल्फ इज इन अ रिवोल्यूशनरी मोशन अराउंड द सन एंड आल्सो एक्सियल मोशन। तो एक तरह, 2 तरह के मोशन तो अर्थ में खुद ही हो रहे हैं। एक तो ये ऐसे रोटेट हो रहा है और दूसरा तो सन के चारों ओर रोटेट हो रहा है। तो जब अर्थ इटसेल्फ इज इन कंटिन्यूअस मोशन, तो हम इस पर बनाए गए किसी पॉइंट को एब्सोल्यूट रेस्ट कैसे मान सकते हैं। लेकिन क्योंकि यह ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है, इसलिए हम इसको रेस्ट में मान लेते हैं। 2 लोग अलग अलग 2 बाइक पर बैठे हुए हैं, दोनों पैरेलल में चले जा रहे हैं साथ साथ, तो हम कहेंगे कि ये इसके रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं है ना, ये इसके रेस्पेक्ट में मोशन में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हैं। तो पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में नहीं चेंज हो रही। आप बाइक चला रहे हैं और आपका फ्रेंड पीछे बैठा हुआ है, तो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते चल रहे हैं। दोनों की पोजीशन बिल्कुल स्टैटिक है, ना वो अपनी पोजीशन बदल रहा, ना आप अपनी पोजीशन बदल रहे हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो आप दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में है। लेकिन अब अगर हम ये कहें कि सड़क के किनारे ये एक शॉप बनी हुई है और इस शॉप के रेस्पेक्ट में आप किस कंडीशन में, तो उस शॉप के रेस्पेक्ट में आप दोनों मोशन में आएंगे। इस शॉप के रेस्पेक्ट में सड़क किनारे कोई आदमी खड़ा है रेस्ट में, तो उसके रेस्पेक्ट में आप मोशन में हैं। सड़क किनारे बिजली का पोल है तो आप उसके रेस्पेक्ट में मोशन में हैं। लेकिन आप दोनों एक ही बाइक पर बैठे हुए हैं, तो यू बोथ आर नॉट इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। आप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं है। तो ये बात आती है रेस्ट और मोशन की। तो रेस्ट और मोशन आपको जान लेना है। ये एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगली चीज समझो, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट अपने इस पोजीशन पर है, इस पोजीशन को हम यहाँ मार्क कर दिए। अब यहाँ से ये चेंज करके अपनी पोजीशन यहाँ पहुँच गया,
तो देखो इस जगह पर गया तो यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी डिस्टेंस इसने कवर करी। इस पूरी डिस्टेंस के कंपैरिजन जो इसकी साइज है वो बहुत छोटी है, नेग्लिजिबली स्मॉल, इस पूरे डिस्टेंस के कंपैरेटिवली। तो हम ये कहेंगे कि दिस ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसको हम पॉइंट साइज कहें, लेकिन अगर उसकी पोजीशन में जो चेंज आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे एक ट्रेन मान लो चल रही है, एक ट्रेन एक जगह से चली और कुछ 100 किलोमीटर चल करके दूसरी जगह पहुंची, तो वो जितनी डिस्टेंस कवर कर रही है उस डिस्टेंस के कंपैरिजन जो उसकी अपनी लेंथ है वह क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबली स्मॉल। तो हम ट्रेन को मान सकते हैं पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। किसके कंपैरिजन में, उसके द्वारा चली गई डिस्टेंस, कुछ 100 किलोमीटर कुछ 1000 किलोमीटर चल रही है, तो इतनी डिस्टेंस, इतना पोजीशन उसका चेंज हो रहा है और उसके कंपैरिजन में उसका जो अपना लेंथ है वो कितना होगा, बहुत होगा। तो 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन आप बना सकेंगे, आधे किलोमीटर लंबी ट्रेन, तो कुछ 100 किलोमीटर कुछ 1000 किलोमीटर के सामने वह ट्रेन की लेंथ आप मान सकते हैं पॉइंट, उसको हम ट्रेन को मानेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं अर्थ की। अर्थ बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा प्लेनेट है। अब क्या है कि अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो सन के जब चारों ओर यह चक्कर लगा रहा है तो जिस सर्कुलर ऑर्बिट में यह चक्कर लगा रहा है 365 दिन में यह पूरा चक्कर कंप्लीट करता है। तो यह सन पूरे अर्थ पूरे एक साल में जो डिस्टेंस कवर करता है उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में हम अर्थ को मान सकते हैं पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट या पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट जहां भी आए आप समझ लीजिएगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब कि उस ऑब्जेक्ट की साइज इतनी छोटी है और उसके तुलना में जो वह डिस्टेंस कवर करे वो बहुत ज़्यादा है। बस उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस के सामने उसकी साइज बहुत छोटी है, नेग्लिजिबली स्मॉल है, देयरफॉर इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि हमेशा आप छोटे से छोटा, अर्थ भी पॉइंट ऑब्जेक्ट माना गया है तब जबकि वह सन के चारों ओर उसके हम मोशन की बात करते हैं। हमने ट्रेन को मान लिया, हमने बस ट्रक की बात नहीं की। बस ट्रक तो और भी छोटे होते हैं, ट्रेन आप देख रहे हैं बहुत बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उसको कंसिडर कर लिया पॉइंट ऑब्जेक्ट। किसके कंपैरिजन में, उसके द्वारा चली गई डिस्टेंस के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं कि जो मोशन होता है, मोशन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में मोशन हम लोग पढ़ते हैं। तो आपको एक एग्जांपल से मैं समझा दूं कि 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन मोशन कैसे होते हैं। अब आप एक चीज़ समझें, देखो रेलवे ट्रैक आपने देखा होगा, रेलवे ट्रैक पर अगर ट्रेन जा रही है तो इसमें इसके घूमने का या ऐसा नहीं जैसे आप सड़क पर अपनी गाड़ी मोड़ लेते हैं, लेकिन क्या ट्रेन को आप उस पर मोड़ करके फिर उधर कर सकते हैं? नहीं। ट्रेन में क्या है कि वो या तो इधर चलेगी या तो इसी ट्रैक पर ये इधर जाएगी। तो इस तरह के मोशन को जहाँ पर सीधी लाइन पर ऑब्जेक्ट चल रहा हो एक से दूसरे डायरेक्शन में आगे पीछे, तो उसको हम कहते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। और अगर जैसे मान लो कि यह एक फील्ड है, इस फील्ड में आप अपनी कार लेकर के कार ड्राइविंग सीख रहे हैं या बाइक ऐसे चला रहे हैं या ऐसे ऐसे, तो इस तरह का जो मोशन होगा इस मोशन को कहेंगे 2 डायमेंशनल मोशन, क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन प्रयोग किए जा रहे हैं। अगर हमको किसी भी टाइम इसकी पोजीशन को लोकेट करना हो तो हम कैसे बताएंगे कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है और यहाँ से इससे कितनी डिस्टेंस पर, तब तो बताए। तो दिस इज कंसिडर्ड है 2 डायमेंशन, ये 1 डायमेंशन हो गया। अब बात करते हैं 3 डायमेंशनल मोशन, जैसे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। ये लेंथ ब्रेथ हाइट आपको इसमें तीनों चीज़ें मिलेंगी। मतलब देखो कि यह ऑब्जेक्ट, अगर हम एक यहाँ पर बात करें कि यह हमारे पास इतनी जगह है, यहाँ पर हम कोई प्लेस मान लें कि मान लो हमने मान लिया यहाँ पर लखनऊ है और इस जगह पर हमने मान लिया कि यहाँ पर कोई दूसरी जगह है। कंसिडर कर लो कि मान लो हम यहाँ पर मान लिए कि इस जगह पर मुंबई है। अब लखनऊ से मुंबई अगर आप किसी चीज़ से जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस तो कवर करेगा ही। इस डिस्टेंस में तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सीधी लाइन नहीं होगी, बल्कि यह अपना लेंथ के साथ साथ ये घूम भी सकता है, ये हाइट पर भी जाएगा। या आप ले सकते हैं कि आप अगर कोई बॉल उठा करके फेंकते हैं, तो बॉल उठा करके फेंकते हैं तो वो भी हम मान सकते हैं कि वो तो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन मोशन इन अ प्लेन में भी आप पढ़ेंगे उसको, लेकिन वो हाइट भी कवर कर रहा है तो हम 3D मान सकते हैं। तो इस तरह से मोशन के 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन मोशन आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो 3 डायमेंशनल मोशन जनरली हम लोग इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। जैसे आप पतंग उड़ा रहे हैं वो भी आप मान सकते हैं, एरोप्लेन
आप मान सकते हैं, हेलीकॉप्टर 3D मान सकते हैं, ये सभी 3 डायमेंशनल मोशन कंसीडर किए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं डिस्टेंस एंड देखो, एक आदमी एक जगह से चलना शुरू करता है और वो जितने रास्ते की लंबाई को कवर करता है, लेंथ ऑफ पाथ, इसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। लेंथ ऑफ पाथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। जैसे कोई यहाँ से चलना शुरू किया, 5 मीटर गया, इधर 2 मीटर गया, इधर फिर मान लो 3 मीटर चला गया, फिर यहाँ ऊपर मान लीजिए 3 मीटर, और फिर से यहाँ 2 मीटर। अब अगर कोई बात की जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस, तो 5 + 2 7, 7 3 10, 10 3 13 + 2 15, तो 15 किलोमीटर इज द डिस्टेंस, क्योंकि उसने जितनी पाथ की लेंथ कवर की वो सभी कुछ क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन उसके फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, कि ऑब्जेक्ट इनिशियली कहाँ था और फाइनली कहाँ जा करके रुका, तो उसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ देख रहे हो, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, तो ये 5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो हाँ, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती है। डिस्टेंस आप जैसे कहते हैं कि मैंने 100 किलोमीटर की जर्नी कवर किया, तो 100 किलोमीटर में कोई डायरेक्शन आप नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दिस इज डिस्टेंस। लेकिन जब आप कोई बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ था और यहाँ से इस जगह पर पहुँच गया, तो वहाँ पर वो डायरेक्शन की बात होती है। तो डिस्प्लेसमेंट विद डायरेक्शन होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर के बारे में आप चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ मैं बता दूं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट बिकॉज इट कंसिस्ट डायरेक्शन, मतलब इसमें इट कंटेन्स डायरेक्शन, मतलब विदाउट डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हैज नो मीनिंग, और डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड विदाउट डायरेक्शन, एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज विद डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दोनों में डिफरेंस हो गया। स्पीड और वेलोसिटी में भी यही डिफरेंस है जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है। देखो, स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, देखो इन दोनों को आप लोगों को मालूम है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ कवरिंग द डिस्टेंस, या आप कह सकते हैं द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। देखो, स्पीड इज इक्वल टू, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब उसको टाइम से डिवाइड करो। इसको वेलोसिटी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये देखो, दोनों ही चीजें, ये भी डिस्टेंस ही है, लेकिन इसमें डायरेक्शन है, ये विदाउट डायरेक्शन है। तो स्पीड, अगर मान लो यहीं पर मैं ये बात कहूं कि इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां पहुंचने में टोटल 5 सेकंड का टाइम लगा, मान लो टोटल 5 सेकंड का टाइम लगा, तो अगर मैं डिस्टेंस की स्पीड की बात करूं तो स्पीड देखो क्या हो जाएगा, स्पीड इसने 5 2 7 10 13 15 मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड, दिस इज द स्पीड। और आपको स्पीड कितनी मिली, 5 3 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड। ना वेलोसिटी में देखो, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 5 मीटर का ही है, तो 5 मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड। अब देखो, यहां से आपको मिलेगा 1 मीटर पर सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहां से यहां डिस्प्लेस होने में जिस स्पीड से ये यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ है, वह स्पीड रही 1 मीटर पर सेकेंड की, क्योंकि फाइनली तो हमने देखा क्या, शुरुआत में ये यहां था, लास्ट में यहां है। तो यह देखो, ये यहां से यहां पहुंचने में इसको लग गए कितने, 5 सेकेंड। तो हमें तो ये थोड़ी पता है कि ये कहां से कैसे घूम के आया, कहीं से भी आया, इससे क्या मतलब। हमने इनिशियल पोजीशन देखी थी, फाइनल पोजीशन देखा, दोनों के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस, और देखा कि इसमें टाइम कितना लगा, देखिए, और इससे हमको जो मिले रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो मिला 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ एक चीज़ और भी समझो कि अब जब आप इस तरह से पढ़ना शुरू करते हैं तो आगे आपको डेफिनेशंस खुद से बनाने चाहिए। जैसे यहाँ अभी हमने बात करी कि स्पीड की, स्पीड इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा, अब ऐसे आपको आगे खुद से डेफिनेशंस बनानी है। स्पीड का फार्मूला आपको मालूम है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब मान लो अगर हम टाइम को 1 कर दें, तो ये हो गया डिस्टेंस 1। मैं कुछ नहीं बता रहा कि 1 क्या है, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 आवर, 1 डे, 1 ईयर, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, बस टाइम को हमने 1 कर दिया, तो ये किसके बराबर हो गया, डिस्टेंस के बराबर हो गया।
तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट टाइम में या यूनिट टाइम में, इसको यूनिट टाइम बोले, यूनिटी मतलब 1, यूनिटी मतलब 1, तो यूनिट टाइम में कवर की गई डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, स्पीड। स्पीड का एक और आपको डेफिनेशन मिल गया, आपने एक डेफिनेशन पढ़ रखा है पहले से, और वो डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पर आपने एक और डेफिनेशन पढ़ लिया, और वो डेफिनेशन आपको क्या मिला कि द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। अब अगर आप मीटर पर सेकेंड में बात करेंगे तो ये हो जाएगा कि द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। तो इस तरीके से आप बना लेंगे। जैसे अभी हम लोग लाइट ईयर जानते हैं, लाइट ईयर मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, तो उसको हम लोग लाइट ईयर, वो डिस्टेंस है। तो इस तरीके से आप लोग कोई नई, अभी डिस्प्लेसमेंट भी बना सकते हो, टाइम को यूनिट कर दो तो फिर आप क्या कहेंगे, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, या द डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कहेंगे और द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम भी कहेंगे। तो इस तरह से ये दो डेफिनेशन आपकी हो गई। यहाँ से स्पीड और वेलोसिटी आपको मिल गए। इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी और स्पीड दोनों कभी बराबर तो हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आपको कभी नहीं मिलेगा जहां पर वेलोसिटी स्पीड से ज़्यादा हो। देखो, स्पीड में बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू वेलोसिटी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे देखो, एक सीधी लाइन पर अगर ऑब्जेक्ट चले, तो अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चले, स्ट्रेट लाइन में मान लो कि ये 5 मीटर की डिस्टेंस 5 सेकंड में कवर किया, तो यहाँ पर स्पीड भी हो गई 5 मीटर बाई 5 सेकंड मतलब 1 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर वेलोसिटी भी हो गई 1 मीटर पर सेकंड की। तो इस जगह पर आपको स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम मिले, एक बराबर मिले, मतलब स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी मिला। नहीं तो आपको बाकी की जगहों पर देखो, जैसे इस एग्जाम्पल में ही हम बात करें तो यहाँ पर आपको स्पीड ज़्यादा मिली है, वेलोसिटी कम मिली है। तो हमेशा बाकी के सभी एग्जाम्पल्स में ये रूल आपको याद होना चाहिए। और याद क्या, ये तो आपको समझ में भी आ जाएगा, वैसे ही आपके समझ में आ जाएगा। इसी तरह से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस कैन बी मोर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बट इट कैन नेवर एक्सीड द डिस्प्लेसमेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट ही ज़्यादा हो जाए, मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर एक्सीड डिस्टेंस, यह हमेशा डिस्टेंस के छोटा होगा या डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, और वो भी स्ट्रेट लाइन में ही। जनरली हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर मिलते हैं, स्पीड और वेलोसिटी बराबर मिलती है। देखो, एक चीज़ और भी आपके दिमाग में बातें होंगी, पुरानी पढ़ी हुई चीज़ें। मोशन आपने पढ़ा है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो ये इनके भी और इनके भी आगे चल करके टाइप्स हों, उससे हमारा कोई लेने देने नहीं। हम पहले ये समझे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। जैसे एक ऑब्जेक्ट मान लो कि कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है किसी दिए गए टाइम इंटरवल में, और वह इंटरवल ऑफ टाइम जो है, अगर हम उसको बहुत छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड करें तो हर एक इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे। इसको एग्जांपल से समझो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ ये 10 मीटर की डिस्टेंस कवर किया 5 सेकेंड में, तो पता चले कि 1 सेकेंड में ये 2 मीटर की डिस्टेंस कवर करे। हर 1 सेकेंड में यह 2 मीटर की डिस्टेंस कवर करे, जिससे कि यह यहाँ पहुँचते पहुँचते 5 सेकेंड में 10 मीटर की डिस्टेंस यह कवर कर ले। जैसे देखो, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके। तो ये हर 2 सेकेंड में हर 1 सेकेंड में 2 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। ऐसा कहीं ना हो कि यह पहले सेकंड में 5 मीटर चला जाए, उसके अगले सेकंड में 1 मीटर, उसके अगले सेकंड में 2 मीटर, ऐसे करके नहीं। हर एक इंटरवल ऑफ टाइम अगर हम इसको इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर दें कि यह 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड और ये भी 1 सेकेंड, तो हम इसको अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिवाइड करें तो हर एक इंटरवल में यह इक्वल डिस्टेंस कवर किया हो, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यूनिफॉर्म। यही चीज देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर भी वही 10 मीटर की डिस्टेंस हम लेते हैं और टाइम वही 5 सेकेंड लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी जो चलने की आप मेथड समझें वो इस तरह का है कि शुरुआत में मान लो फर्स्ट सेकेंड में इसने सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर की डिस्टेंस कवर किया, और फर्स्ट सेकेंड से लेकर के जो दूसरे सेकेंड के एंड तक ये नेक्स्ट 4 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लिया। यहाँ भी 1 ही सेकेंड है, टाइम 1 सेकेंड ही लगा, लेकिन इतने देर में इसने डिस्टेंस कवर कर लिया 4 मीटर का।
और उसके अगले सेकंड में कुछ और उसके, तो इस तरह का जो मोशन होगा उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। इसको हम क्या जानते हैं? अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। अब बात करते हैं स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन भी मैं आपको बता दूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी हमारी एक दी गई है कि हम 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, तो अगर ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपकी कांस्टेंट है, या वेलोसिटी बात करते हैं, या एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो मान लो इस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चल रहा है और ये वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है, तो वह हर 1 घंटे में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन अगर यह वेलोसिटी वेरिएबल है कि शुरुआत में वेलोसिटी कुछ और रही, धीमी रही, जैसे जनरली हम लोग बाइक वगैरह चलाते हैं तो शुरुआत में थोड़ी आप 60 के स्पीड में चलते हैं, शुरुआत में आप धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं, घर से निकलते हैं गली से, तो उस तरह से जो आपकी स्पीड होती है धीरे धीरे करके फिर बढ़ती चली जाती है। तो वहाँ हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो अगर वेलोसिटी वेरिएबल हो तो वेलोसिटी के चेंज होने की जो रेट होती है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, और इसका जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम लोग स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन तीनों के 4 पार्ट समझेंगे, और एक ही बार मैं आपको 4 पार्ट समझाऊंगा, उसी में आपको समझ में आ जाएगा तीनों के लिए। देखिए ये 4 टाइप्स हमने लिखे, यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। यही 4 टाइप स्पीड के भी मिलेंगे, यही 4 टाइप्स वेलोसिटी के, यही 4 टाइप्स एक्सेलरेशन के। बात करते हैं स्पीड के लिए, इस सब के लिए बात करते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया? यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि अगर ये स्पीड, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन की वैल्यू जो भी है वो घटे या बढ़े नहीं, एक बराबर बनी रहे। जैसे मान लो 4 मीटर पर सेकंड की अगर स्पीड लेते हैं या वेलोसिटी लेते हैं, तो ये इतना ही बना रहे, इसी से चलता रहे ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड या वेलोसिटी घटे बढ़े नहीं। या इस एक्सेलरेशन से चल रहा हो तो एक्सेलरेशन भी यही बना रहे कांस्टेंट रेट से, तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म। वेरिएबल का मतलब आपके समझ में आ रहा होगा कि स्पीड अभी 4 मीटर है तो फिर 3 हो जाए, फिर 2 हो जाए, फिर या तो घटता रहे या बढ़ता रहे दोनों। तो स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी तीनों के लिए वही चीज कि अगर ये बदल रहा है तो वेरिएबल। थर्ड पर आओ, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या हो गया? एवरेज का मतलब ये हो गया कि जैसे जब हमको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना हो, तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, अब हम बात करते हैं स्पीड के लिए, तो स्पीड के लिए अगर एवरेज कैलकुलेट करना है तो पहले हमको मालूम है स्पीड का फार्मूला। स्पीड का फार्मूला आप लोगों ने लिखा है डिस्टेंस बाय टाइम। तो अब देखो यहाँ एवरेज स्पीड का मतलब है कि टोटल कितनी डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाय टोटल कितना टाइम लगा। दिस रेशियो इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। फिर से समझो, टोटल डिस्टेंस क्या कवर किया गया, जैसे हमने इस जगह से जर्नी शुरू की और मैं इस जगह तक पहुंचा, तो यहाँ से यहाँ के बीच में हम कहीं रुके, हाल्ट किए, कहीं चाय पिए, कहीं मुझे ब्रेक लेना पड़ा, स्पीड घटी, इन सब से कोई लेना देना नहीं। हमने यहाँ से जर्नी स्टार्ट की, किस टाइम पर यहाँ पहुँचा, मैं कितना टाइम लगा, इसमें जो भी टाइम लगा, और यहाँ से यहाँ के बीच में जो भी डिस्टेंस कवर किया गया, तो बस वही टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे? वेलोसिटी के लिए आप करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। उसमें हम लोग ये देख लेंगे व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन एंड व्हाट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस जर्नी। तो इसको हम लोग कहेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन की बात समझ लो। एक्सेलरेशन में जो वेलोसिटी, उसमें जैसे यहाँ पर हमने टोटल डिस्टेंस लिया, यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट लिया, अब वहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? हमको मालूम है एक्सेलरेशन के लिए चेंज इन इस वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये हम लोगों ने पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी, अब देखो वो चाहे जो भी रहा हो, हमको शुरुआत की वेलोसिटी मान लो v1 है और फाइनल वेलोसिटी v2 है, तो v2 माइनस v1। मान लो कि जब हम चलना शुरू किए थे
तब उस समय टाइम था t1, और लास्ट में जब हम पहुंचे, जब हमको वेलोसिटी v2 मिली, उस समय टाइम t2 था। तो t2 माइनस t1, जैसे हमने 5वें सेकंड से जर्नी स्टार्ट की, 10वें सेकंड तक पहुंचे तो 10 माइनस 5 हो जाएगा। जब चले उस समय वेलोसिटी मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड थे, जब उतरे तब मान लो 40 किलोमीटर पर, जो भी रहा, तो यह हो जाएगा एवरेज एक्सीलरेशन। दिस इज कॉल्ड एवरेज एक्सीलरेशन। अब जो आपके लेवल पर इंटरमीडिएट में जो समझने वाली चीज है वो है इंस्टेंटेनियस। अब मैं बाकी सबको इरेज करके इंस्टेंटेनियस पर आता हूँ कि हाउ टू फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इन तीनों की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या हो गया, पहले इंस्टेंटेनियस का मतलब समझो। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए। तो अब बात करते हैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर स्पीड क्या होगा, वही इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अब देखो एक ऑब्जेक्ट चलना शुरू होता है, यहाँ से पहुँचा यहाँ, 10 सेकंड का समय इसने लिया इतनी डिस्टेंस जाने में। अब अगर इसकी कुछ स्पीड तो होगी ही, हमको इसकी स्पीड चाहिए कि 4th सेकंड पर क्या स्पीड रही। हमें 4th सेकंड पर एग्जैक्ट स्पीड चाहिए। तो जरा सा स्पीड का फार्मूला हम लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम का मतलब क्या, टाइम इंटरवल। टाइम तो हमेशा इंटरवल में ही तो होता है। जैसे आप कहते हैं कि इतनी डिस्टेंस कवर किया 4 सेकंड में, तो ये थोड़ी चौथे सेकंड की तो बात नहीं थी कि 4 सेकंड में, मतलब कि चाहे जितने भी सेकंड से चलना शुरू हुआ हो, 10वें सेकंड से जर्नी स्टार्ट हुई, 14वें सेकंड तक गया, या जब हमने शुरुआत किया तो 0 माना और वहां से 4th सेकंड तक गए, तो कुल मिला जुला करके ये इंटरवल एक इंटरवल होता है। मतलब ये 4 सेकंड के इंटरवल में इतना डिस्टेंस कवर किया तो स्पीड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अब जरा सा बात करते हैं 4th सेकंड की। 4th सेकंड पर इंटरवल क्या है, डिस्टेंस तो जो आएगा वो हम बाद में बात करेंगे। 4th सेकंड पर इंटरवल देखो, जैसे मान लो यहाँ से चलना शुरू किया, ये 1st सेकंड में यहाँ पहुंचा, सेकंड में यहाँ, 3rd में यहाँ, ऐसे करते करते 10वें सेकंड में ये इस जगह पर पहुंचा। अब बात जब की जा रही है कि यह 4th सेकंड की, बात 4th सेकंड की हो रही है, तो 4th सेकंड पर इंटरवल तो कोई बन ही नहीं रहा। तो अगर मान लो हम दूसरे से चौथे कहते तो 4 - 2 2 सेकंड की बात आती, लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है 4th सेकंड पर, मतलब 4 - 4, मतलब कि यह जो इंटरवल हो गया यह तो 0 हो गया। अगर 0 से डिवाइड करोगे किसी चीज को तो वो वैल्यू आपको इनफाइनाइट मिलेगी। तो इसका मतलब कि यह हम डेफिनेशन से, यहाँ पर हमको इंटरवल मिल ही नहीं रहा है, तो इस डेफिनेशन से हम लोग स्पीड नहीं पाएंगे, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं मिलेगी। आप सोचें कि आप अगर वीडियो कैमरा लेकर के खड़े हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि यहाँ से चला यहाँ पहुँचा, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर, जैसे जनरली हर एक रेस और हर एक चीज़ों में रिकॉर्ड होता है, और बहुत अच्छे अच्छे कैमरे लगे हुए हैं जो कि सामने से आने वाली गाड़ी की स्पीड तक बता देते हैं, ट्रेन वगैरह की स्पीड बता देते हैं। तो समझो कि अगर किसी कैमरे से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और कैमरे को 4th सेकंड पर एग्जैक्ट ओपन किया और 4th ही पे बंद कर दिया, तो क्या होगा, तब तो आपको एक स्टिल पिक्चर मिलेगी, ऐसे एक फोटो मिल जाएगी बाइक की या जो भी चीज़ जा रही है। तो उसकी जब एक फोटो मिल गई तो फोटो में तो वो बाइक चलती हुई आपको दिखेगी नहीं, आपको तो चाहिए इंटरवल। बिना इंटरवल के तो आप बता नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग करते क्या है कि अगर 4th सेकंड पर, अब ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट क्या यूज किया जाता है, यही इंस्टेंटेनियस हर जगह प्रयोग होना है इसलिए, और इस पूरे चैप्टर में कुछ है तो यही इंस्टेंटेनियस ही समझने लायक चीज़ है। समझो इस जगह पर हम हैं, यही 4th सेकंड है, इस 4th सेकंड पर आपसे कहा जा रहा है कि स्पीड बताओ, और यहाँ पर 3rd सेकंड है, यहाँ पर 5th सेकंड है, मतलब ऐसे 1 2 3 4 ऐसे चलता आ रहा है। तो अब बात समझो कि यहाँ 4th सेकंड पर चाहिए, तो 4th सेकंड पर एग्जैक्टली तो आपको 0 0 इंटरवल मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 4th के थोड़ा सा पहले और 4th के थोड़ा सा बाद, जैसे हमने क्या किया 3.9 और से लेकर के 4.1 यहाँ तक गए, तो हमारे पास 0.2 सेकंड का इंटरवल मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4.1 माइनस 3.9, इस तरह से हमको एक इंटरवल मिला। तो यहाँ से आपको 0.2 सेकंड का इंटरवल मिला, और इस इंटरवल में जो भी
स्पीड आपको मिली कि इस इंटरवल में इतना डिस्टेंस कवर किया। ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस आपको मिल रहा है, ये देखो बहुत छोटा सा डिस्टेंस मिला, बहुत छोटा सा टाइम का इंटरवल भी मिला, और इतने डिस्टेंस को कवर करने में 0.2 सेकेंड का समय लगा। और यह जो स्पीड आएगी इसको हम कह सकते हैं कि यही 4th सेकेंड पर स्पीड होगी, और यही 4th सेकेंड की इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। इसको थोड़ा सा और अच्छा हम करना चाहते हैं, थोड़ा और अच्छा करना चाहते हैं तो हम क्या करें, यह जो इंटरवल हमने 4 के बाद 0.1 सेकेंड का लिया है इसको और कम कर दो। इसको अगर हम ऐसे कर दें 4.01 सेकेंड कर दें और इसको 3.99 कर दें तो हमको और ज़्यादा क्लियर मिलता है, तो हम 0.02 पाते हैं। अब देखो थोड़ा और अगर हम करना चाहें इसको इंस्टेंटेनियस तो 4.001 कर दें और यहाँ पर 3.999 कर दें। इस तरीके से आप इंटरवल को जितना छोटा करेंगे उतना ही इंस्टेंटेनियस करेक्ट वैल्यू मिलेगी, उतनी ही इंस्टेंटेनियस की जो वैल्यू मिलेगी वो करेक्ट वैल्यू मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज मिलेंगे आपको आगे भी, जहाँ पर कि आपको बहुत छोटे इंटरवल में किसी चीज़ को कैलकुलेट करना होता है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू पता करने के लिए। तो जब भी हम इस तरह की चीज़ें प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हम टाइम का इंटरवल या जिस इंटरवल से वो चीज़ें चेंज हो रही होंगी उस इंटरवल को एज मिनिमम एज पॉसिबल करने की कोशिश करेंगे, जितना कम से कम संभव हो उतना। अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम स्पीड की बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन इसका देखो। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, मतलब चेंज इन डिस्टेंस बाय टाइम इंटरवल। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला है, ये सिंपल स्पीड का फार्मूला है। इसी स्पीड के फार्मूले में हमने किया क्या है, चेंज इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए जब हम इंस्टेंटेनियस पर गए तो इस डेल्टा टी को इतना कम कर दिया कि यह लगभग 0 के बराबर हो गया। जितना कम करते हो 0 हो ना, लेकिन 0 तक होने लायक हो, इतना कम से कम इंटरवल में उतना ही अच्छा एक्यूरेट इंस्टेंटेनियस पाएंगे। तो हम यहाँ एक लिमिट पुटअप कर देते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इस लिमिट का क्या मतलब, इस लिमिट का मतलब यही है कि यह है तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी ही, लेकिन इस पूरे फार्मूले में हमने एक लिमिट लगाई है, एक कंडीशन लगाई है कि जो टाइम का इंटरवल है वो बहुत कम है। तब हम इस स्पीड को नाम दे देंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ से हम इस स्पीड को नाम देंगे कि दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखो ऐसे ही अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करनी हो तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए आप क्या करेंगे, आप लिखते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको आप एक कंडीशन इसमें लगा देंगे, वो कंडीशन मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। डेल्टा टी इक्वल टू 0 नहीं लिखा, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। मैं ऐसे लिख करके बड़ा बड़ा दिखा भी देता हूँ आपको, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या कि इट इज नॉट इक्वल टू 0 बट टेंड्स टू बी 0, इतना कम है कि यह 0 हो जाना चाहता है, 0 है नहीं, ये इस टाइप का है। यह 4.00001 और 3.999 इस तरह से, मतलब बहुत कम इंटरवल, इतना कम कि वो लगभग 0 ही है। तो इस चीज़ को ऐसे, और इसको हम मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं ये भी समझो। इसको हम लोग लिखते हैं मैथमेटिकली ds बाई dt, और इसी चीज़ को कहा जाता है कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इसी बात को कहा जाता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे dv बाई dt। अब देखो इससे आपको एक बात समझ में आ गई। अब देखें जैसे मान लो कि अगर वेलोसिटी हमको इंस्टेंटेनियस लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे ds बाई dt, और एक्सेलरेशन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे dv बाई dt। अब ये ds बाई dt का कहीं भी कोई चीज़ लिखी हो, जैसे मान लो एक जनरल बात करते हैं, आप लोग थोड़ा, मैंने डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस के भी कुछ लेक्चर्स बनाए थे तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, जिससे आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आ जाए, जिससे आपको फर्दर कंपटीशन की तैयारी में सहायता मिले और आप चीज़ें समझ सकें। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर ही लगते हैं, और समझो फिजिक्स में तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बिना आप चल नहीं सकते। चलने को चल लोगे लेकिन परेशानी आएगी, और सभी कंपटीशन के बारे में सोचते हैं तो विदाउट कैलकुलस इट इज़ नॉट ईजी टू थिंक अबाउट एनी कम्पिटेटिव एग्जाम। तो इसलिए
अच्छा है, आप लोग सीख लेंगे उसको। तो वो देख लेना। फिलहाल मैं बात करता हूँ इसकी। जैसे मान लो कहीं भी लिखा है dy/dx, इसका मतलब आप क्या समझेंगे? इसका मतलब सिंपल हो गया Δy/Δx। लेकिन इसके साथ ही क्या मतलब इसका निकला कि एक लिमिट लगी हुई है कि Δx टेंड्स टू 0। x के थोड़ा सा वैरी होने पर y में जो होने वाला वेरिएशन है, इन दोनों का रेशियो विथ अ कंडीशन दैट द चेंज इन x इज टू स्मॉल टू बी 0, बहुत कम है। तो ये हो गया dv/dt। तो देखो अब हम अगर इसको थोड़ा सा ऐसे बदलें कि d/dt ऑफ v की वैल्यू क्या है, ds/dt। कुछ लोग इसको डिस्टेंस को x से भी लिखते हैं, dx/dt। कोई फर्क नहीं, सिंबल तो आपके अपने हैं, जिनको मन करे उनको ले लो। तो ये ds/dt हो गया। तो एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं d2s/dt²। अब ये भी डिफरेंशिएशन है, ये दो बार डिफरेंशिएशन है, मतलब एक बार इसका डिफरेंशिएशन, फिर एक बार इस तरह से दो बार अगर हम डिफरेंशिएट कर दें डिस्टेंस को तो हमको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी। तो इस तरह से इसका ये मतलब होता है। तो ये dv/dt लिखा हुआ, तो इसका मतलब सीधा ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। पहली बात कि लिमिट लगाएंगे, dt का मतलब Δt टेंड्स टू 0 और वैल्यू क्या होगी, dv का मतलब Δv/Δt। बस dv/dt का यही मतलब है। तो इस तरह से ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये तीनों चीज़ें इसमें फाइनल होती हैं। अब इसके बाद देखो कुछ काइनेमेटिक इक्वेशंस होते हैं। काइनेमेटिक इक्वेशंस v = u + at, s = ut + ½ at² और v² = u² + 2as। ये तीन इक्वेशंस आपने पढ़े। ये तीनों इक्वेशन आपके क्लास 9th या 10th में पढ़े हुए हैं। अब इनमें इन तीनों का डेरिवेशन भी आपने देखा था। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे तो इनका ग्राफिकल डेरिवेशन भी आपने पढ़ा था। देखो मैथमेटिकल डेरिवेशन भी इसका है और फिर कैलकुलस से भी इनको डेराइव किया जाता है। तो कैलकुलस वाला डेरिवेशन तो आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस समझ न लें। उसके लिए आप दोनों वीडियो देख सकते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस के। फिलहाल मैं इनको मैथमेटिकल और कैलकुलस दोनों तरीकों से बताता हूँ। जैसे मान लो अगर हमको ये डिराइव करना है पहले, तो सिंपल एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन होती है, जैसे हम यहाँ पर मानते क्या है, वी कंसीडर, या हम लोग मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और उसकी वेलोसिटी है u वेलोसिटी से ये चल रहा है, एंड आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स v। समय t बीता और इतने देर में इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस है s, और इसके बाद से इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v। अब देखो यहाँ हमको बनाना क्या है, हमको बनाना है ये इक्वेशन। तो इसमें सिंपल एक्सेलरेशन को लिखें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से आप देखेंगे at इज इक्वल टू v माइनस u, या आप लिख सकते हैं v इक्वल टू u प्लस at। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। ये यहीं खत्म होता है। अब हम दूसरे वाले इक्वेशन पर चलते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन में देखें क्या होता है। सेकंड इक्वेशन की बात है, देखो सेकंड में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट किया गया है। तो डिस्टेंस हम लोग भी कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। तो डिस्टेंस जैसे यहाँ से यहाँ तक ये पहुँचा है, तो यहाँ पर हमको दो स्पीड दिख रही है। तो जब दो स्पीड दिख रही है तो हम लोग एवरेज स्पीड क्या मानेंगे, एवरेज स्पीड हमारे पास हो गई, इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो। तो अगर हम ये बात करें कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाई टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी आपको क्या मिल रहा है, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, ये वेलोसिटी मिली। क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच में तो हमको एवरेज वेलोसिटी लेनी है, वेलोसिटी तो बदलती गई, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा u प्लस वी बाई 2, क्योंकि हमें इनिशियल पता है, फाइनल पता है।
और इनटू टाइम लग गया t। अब देखो v की वैल्यू आपको यहाँ से मिली हुई है, ये v की वैल्यू रख दो, तो u प्लस v की जगह हम रख देंगे u प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 और इनटू टाइम तो है। अब इसको आप देखें, ये हो जाएगा 2u प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। थोड़ा और मॉडिफाई करो, देखो इसको t से मल्टीप्लाई भी कर दो, पहले 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा u प्लस 1/2 80 इंटू टी, ये वैल्यू हो गई। अब इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये आपको फार्मूला मिल गया। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन। अब अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, देखो इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया वेलोसिटी आफ्टर सर्टेन टाइम, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया डिस्टेंस कवर्ड इन अ सर्टेन टाइम। यहाँ पर देखो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ पर जो हमको पता करना है, यहाँ पर जो चीजें हमको मिलनी है वो है वेलोसिटी एट सर्टेन पोजीशन, कि इस पोजीशन पर वेलोसिटी क्या है। यहाँ पर तो हमको डिस्टेंस पता करना था, डिस्टेंस मिल गया। यहाँ पर हमने पता किया कि इतने टाइम पर वेलोसिटी क्या थी, वो मिल गया। यहाँ हमको पता करना है कि इतने डिस्टेंस के बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले के लिए हम लोगों को देखिए बड़ा आसान सा है। यहाँ पर देखो v माइनस यू इक्वल टू 80 है, यहाँ से देखो ये फार्मूला हम लिखते हैं यस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी, ये फार्मूला आपने लिखा। अब यहाँ से अगर हम 2 यस कर दें तो ये हो जाएगा u प्लस वी इंटू टी, और अगर 2 यस बाई टी कर दें तो ये वैल्यू मिल जाएगी u प्लस वी की। यहाँ देखो ये चीज है v माइनस यू और यहाँ है v प्लस यू। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो आपने पढ़ा होगा फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, मैं लिख नहीं रहा हूँ कि ये मल्टीप्लाई किया, मैं आपको समझा दे रहा हूँ खाली। तो मल्टीप्लाई किया तो इधर राइट साइड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर देखो ए टी इंटू 2s बाई टी। अब यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दें तो क्या बचा 2as, ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरीके से ये हमारे तीनों फार्मूले डिराइव हो जाते हैं। कुछ लोग इसको और भी दूसरे तरीके से डिराइव करते हैं, ये अपनी मर्जी है। अब एक चीज़ और, एक फार्मूला और इसमें बनता है, वो फार्मूला बनता है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। जैसे ऑब्जेक्ट, मैं थोड़ा सा और नीचे आके आपको समझाऊँ, देखो ये ऑब्जेक्ट ऐसे चले जा रहा है, यहाँ से देखो पहले सेकंड में इतना, दूसरे सेकंड में इतना, तीसरे सेकंड पे इस जगह था, चौथे सेकंड पे इस जगह था। तो अगर बात किया जाए कि फोर्थ सेकंड, तो यहाँ 3 सेकंड हो गया, फोर्थ सेकंड ये, तो अगर हमको ये फोर्थ सेकंड यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर फोर्थ सेकंड खत्म, यहाँ के बाद फिफ्थ सेकंड शुरू हो जाता है। तो अगर कोई पूछे फोर्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हमको ये पता करना होगा कि 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस था, वो फोर्थ सेकंड में डिस्टेंस माइनस 3 सेकंड में डिस्टेंस, इन दोनों 4 में से 3 वाले को अगर घटा देंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाए। जैसे 4 सेकंड में ये इतना डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक, 3 सेकंड में कितना कवर किया, इतना, तो 4 में से 3 वाला घटा देंगे तो आपको फोर्थ सेकंड में चली गई डिस्टेंस मिल जाएगी। तो वो भी एक फार्मूला बनता है कि अगर हमको डिस्टेंस एट nth सेकंड चाहिए तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम कैलकुलेट करते हैं Sn माइनस Sn माइनस 1, इस तरह से। तो अब देखो यस का फार्मूला तो आपको मालूम ही है, और अगर इस फार्मूले में आप t की जगह पर n रख देंगे, nth सेकंड, ये t में सेकंड में चली गई डिस्टेंस है, आपको यहाँ क्या निकालना है nth सेकंड में, तो आप यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें t की जगह n, तो u इंटू n हो जाएगा, प्लस ये Sn की वैल्यू लिख रहा है, अभी ये नहीं लिख रहा है, सिर्फ Sn लिख रहा है, प्लस ये बात देखो 1/2 an स्क्वायर, ये वैल्यू मिल गई, माइनस, अब इसको लिख दो n माइनस 1 के लिए, तो ये हो जाएगा u n माइनस 1, और ये भी माइनस ही हो जाएगा, माइनस 1/2 a n माइनस 1 होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको इसी को सॉल्व कर देना है। सॉल्व करो, देखो क्या मिलता है,
ये तो यू एन हो गया, यू एन प्लस 1/2 AN² माइनस यू एन फिर आएगा और प्लस यू आ जाएगा, प्लस यू, अब माइनस 1/2A और ये हो जाएगा n² प्लस n माइनस 2n, n² प्लस 1 माइनस 2n, ये होल स्क्वायर हमने ओपन किया। ये यू एन से यू एन पहले ही काट देते हैं, ये 1/2 AN² और प्लस u यहाँ पर बचा माइनस 1/2 AN², जब इसको ओपन करेंगे माइनस 1/2A और फिर प्लस 1/2A इंटू 2n, ये इतनी वैल्यू आपके मिलेगी। तो यहाँ से अब हम इसको 1/2 AN² 1/2 AN² से सीधा कैंसिल हो जाएगा। देखो बच क्या रहा है, बच रहा है यहाँ पर u लिख दें और माइनस 1/2A और प्लस यहाँ पर बच गया आपका A इंटू n प्लस AN। तो ये वैल्यू आपकी मिली। अब अगर इसको भी आप थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो देखें आपको क्या मिल जाएगा। यहाँ से यह आप कॉमन ले लीजिए, A/2 कॉमन ले लो, तो u प्लस A/2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमको मिलेगा, देखो ये A/2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2n माइनस 1 यहाँ पर हमको मिलेगा। ये आप डिवाइड करके इसको देख लेंगे तो यह एक फार्मूला हो गया। दिस इज द फार्मूला फॉर द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। ये वैल्यू आपको मिली। बाकी की कुछ इसकी चीज़ें जो बच गई हैं और इसी तीनों फार्मूलों को मैं आपको कैलकुलस मेथड से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।